सोचिए, एक बेहद सर्द रेलवे स्टेशन दक्षिण अफ्रीका का, और वहां एक अकेला शख्स सदियों पुराने अन्याय के बिल्कुल सामने खड़ा है। एक आम सा लगने वाला पल जो आगे चलकर इस पूरे उपमहाद्वीप को झकझोर देने वाले एक विशाल जन आंदोलन में बदल गया। इस सफर का हर एक पन्ना किसी सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री जैसा लगता है ना? तो चलिए सीधे प्रवेश करते हैं महात्मा गांधी के सत्याग्रह के इस विश्लेषण में। इस विश्लेषण में हमारा रोड मैप इन मुख्य पड़ावों से गुजरेगा। सत्याग्रह का जन्म, आत्मनिर्भरता के लिए चरखे का उपयोग, दांडी में अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन की जटिल द्विविधा और अंत में नोआखाली का शांति मिशन। आइए इस दर्शन की गहराइयों को एक एक करके समझते हैं। पहला पड़ाव, सत्याग्रह का जन्म। बात है 1893 की, दक्षिण अफ्रीका में। जरा तसव्वुर कीजिए, एक 24 साल का शर्मीला वकील जो पहली बार व्यवस्थित रंगभेद और नस्लीय भेदभाव की बिल्कुल नंगी क्रूर सच्चाइयों का सामना कर रहा था। उस वक्त का ब्यौरा सुनिए। अकेले सर्दी में ठिठुराने के लिए छोड़ दिया गया, एक क्रूर शारीरिक हमले का शिकार। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक वैलिड फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उस सर्द और भयानक रात ने और उस क्रूर पिटाई ने उनके भीतर अन्याय से लड़ने के एक ऐसे संकल्प को जन्म दिया जो कभी नहीं बुझा। लेकिन देखिए, ये लड़ाई हिंसा से नहीं लड़ी जानी थी। यहां से उभरी एक नई जीवन शैली, सत्याग्रह। ये बस कोई पॉलिटिकल रणनीति नहीं थी, ये एक ऐसी अहिंसक कार्रवाई थी जहां नैतिक शक्ति यानी मॉरल स्ट्रेंथ मजदूरों और शोषित भारतीयों को ऑप्रेसिव सिस्टम्स के खिलाफ एक अजेय ताकत दे रही थी। एक अटूट दर्शन बन गया था ये। दूसरा हिस्सा, आत्मनिर्भरता के लिए चरखा। ये दर्शन सिर्फ सड़कों पर विरोध करने तक सीमित नहीं रहा, इसे आर्थिक रूप से एक विशाल पैमाने पर बड़ा किया गया ताकि स्वदेशी आंदोलन के जरिए ब्रिटिश एकाधिकार को तोड़ा जा सके। हुआ ये था कि अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ा उद्योग पर पूरा मोनोपोली यानी कब्जा कर लिया था। इसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए गांधी ने लोगों से चरखा अपनाने का आग्रह किया। कपास काटकर खुद खादी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अहिंसक विरोध बन गया। सोचकर देखिए, एक साधारण सा घरेलू उपकरण अचानक से गांव और शहरों के बीच एकजुटता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इस कंट्रास्ट को ध्यान से देखें। एक तरफ धुएं उगलते ब्रिटिश मशीनों से बने कपड़े थे जो हमारी विदेशी आर्थिक निर्भरता और उनके कब्जे को दर्शाते थे, और वहीं दूसरी तरफ हाथ से बनी खादी जो स्वदेशी आत्मनिर्भरता, लोगों की गरिमा और सशक्तिकरण का असली चेहरा थी। खुद अपने हाथों से अपना कपड़ा बनाना एक बहुत ही एम्पावरिंग फीलिंग थी। तीसरा पड़ाव, दांडी में अवज्ञा। बात आती है 1930 के नमक सत्याग्रह की। नमक एक ऐसी चीज जो भूखे और आम इंसान के लिए भी बेहद जरूरी थी। ब्रिटिश टैक्स के खिलाफ यह सिविल डिसओबीडियंस बिल्कुल सोच समझकर चुना गया एक शानदार प्रतीक था जिसने करोड़ों भारतीयों को जोड़ दिया। जरा इस स्केल को इमेजिन कीजिए, 24 दिन, 200 मील का लंबा सफर, और शुरुआती दौर में सिर्फ 78 अनुयायी। एक तरफ ये 78 लोगों का छोटा सा समूह जो समुद्र की लहरों की ओर पैदल बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ साबरमती आश्रम के बाहर इकट्ठा हुए 75,000 लोग। दांडी मार्च का अनुशासन सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस दौर के यूपी के विशेष संवाददाता वेब मिलर ने इसकी आंखों देखी गवाही दी थी। उन्होंने लिखा, अद्भुत दृश्य देखे गए। नेता लगातार पंक्तियों के आगे खड़े होकर उन्हें याद दिला रहे थे कि गांधी की आत्मा उनके साथ है। पुलिस के बेहद क्रूर दमन के बावजूद उन अहिंसक स्वयंसेवकों का वह अटूट अनुशासन आश्चर्यजनक था। चौथा हिस्सा, भारत छोड़ो की दुविधा। 1942 के इस दौर में इतिहास थोड़ा जटिल हो जाता है। यहाँ कई विवादास्पद पहलू हैं। आइए इन दस्तावेजों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखते हैं कि उस समय के इन निर्देशों को अलग अलग ढंग से कैसे समझा गया। हमारे सामने यह हिस्टोरिक जजमेंट नामक दस्तावेज है। ये उस समय के एक छोटे और तेज आंदोलन पर रुख की जटिलता का आकलन करता है। इन पन्नों के अंदर इस बात की गहरी छानबीन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की असली रूपरेखा आखिर थी क्या, जापानी आक्रमण पर क्या विचार थे, और इस पूरे विद्रोह को उस पर्टिकुलर टाइम पर ही क्यों शुरू किया गया। एक बहुत ही मशहूर संदेश था, हमें करो या मरो पर अमल करना चाहिए। हर कोई अहिंसा की आखिरी हद तक जाने को स्वतंत्र है। अब इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस करो या मरो के नारे की सीमाओं को भूमिगत नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने और ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल अपने अपने नजरिए से और अलग अलग ढंग से समझा और अपनाया। इन खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को देखिए।
इनमें असम और पंजाब जैसी जगहों पर शांति सेनाज यानी पीस ब्रिगेड्स के बनाए जाने का ब्यौरा मिलता है। इन दस्तावेजों ने एक नई बहस छेड़ दी थी। क्या ये स्वयंसेवक समूह पूरी तरह से सिर्फ अहिंसक आत्मारक्षा के लिए थे, या फिर इनके पीछे एक उग्र ढांचा तैयार हो रहा था? ये एक ऐसी बहस है जो इतिहासकारों के बीच आज भी वैसे ही जारी है। 5वां और आखिरी पड़ाव, नुआखली शांति मिशन। 1946 की उस भयानक हिंसा के बीच सत्याग्रह की ये कहानी एक अत्यंत दर्दनाक और बेहद गंभीर मोड़ लेती है। अक्टूबर 1946 कोजागरी लक्ष्मी पूजा का समय था। कुछ झूठी अफवाहें ऐसी फैली जिन्होंने आगजनी और नरसंहार का एक विशाल मानवीय संकट पैदा कर दिया। इन दंगों ने नुआखली के पूरे इलाके को जैसे लकवा मार दिया था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो सच में किसी ने सोची तक नहीं थी। ऐसे हालात में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? 77 साल की उम्र इस बुजुर्ग नेता ने 4 महीने तक उस क्षेत्र में कैंप लगाया, लगभग 116 मील का सफर बिल्कुल नंगे पैर तय किया, 47 तबाह हो चुके गांवों का दौरा किया और श्रीरामपुर के एक आधे जले हुए घर से अपना काम किया। यहां किसी बड़े मास मूवमेंट का शोर नहीं था। यहां सिर्फ व्यक्तिगत साहस का सबसे अकेला, निश्चल और स्तार्क रूप था। और ये पूरा सफर अंत में इस अत्यंत गहरे और चुभते हुए प्रश्न पर आकर ठहरता है, क्या पूरी तरह से अहिंसा एक ऐसे विश्व में जीवित रह सकती है जो संघर्ष से ग्रस्त हो? देखिए, ये केवल इतिहास का सवाल नहीं है, या इस बात पर विचार करने को मजबूर करता है कि सत्याग्रह की आखिरी सीमाएं आखिर क्या थीं, इसकी कीमतें क्या रहीं, और आज के इस दौर में इसकी विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है। इन तथ्यों को जोड़ते रहिए और इतिहास की इन गहराइयों को समझते रहिए।